नमस्कार साथियों, संकल्प कंप्यूटर क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने वर्ण विचार के 3 टॉपिक पढ़े थे और उन 3 टॉपिक में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें स्वरों के बारे में, व्यंजन के बारे में और अंतिम जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वह उसी का जो दूसरा भाग है, वह प्रश्न के आधार पर स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम लोग इस प्रश्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि डायग्राम से पढ़ना जितना सरल है उतना मैं समझता हूँ कि अन्य कोई भी प्रकार इन चीज़ों को समझने के लिए सरल नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न के आधार पर जो 3 प्रकार दिए गए हैं वह 3 प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 है स्वर यंत्री। जो स्वर यंत्री है उसमें जो श्वास आती है, प्राण वायु है, उस प्राण वायु के कंपन के आधार पर आप कंपन कह सकते हैं, आप नाद कह सकते हैं, आप गूंज कह सकते हैं के आधार पर पहला ही रूप इसी प्रकार का है। स्वर यंत्र में श्वास के कंपन या नाद के आधार पर। अब इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं, और नंबर 2 अघोष। घोष कहते ही एक नाद की स्थिति पैदा हो जाती है, एक गूंज की स्थिति पैदा हो जाती है, मुंह में कंपन होना शुरू हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज की स्थिति पैदा होती है वहाँ घोष का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं श्वास की जो मात्रा है। श्वास की मात्रा के आधार पर, अब श्वास की मात्रा 2 प्रकार से, पहले मात्रा कम निकले उससे कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरे नंबर पर श्वास की जो मात्रा है ज़्यादा हो उसे कहते हैं महाप्राण। और तीसरे नंबर पर जो बात कही गई, जो प्रश्न के आधार पर भेद बताए गए, नंबर 1 स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, नंबर 2, और तीसरा जो भेद है श्वास के अवरोध के आधार पर। अब ये कहता है कि श्वास के अवरोध का मतलब क्या हो गया? अपनी जो जीभ होती है या मुख के अन्य जो अवयव हैं, मुख के जो जितने भी भाग हैं अन्य, वह क्या करते हैं, वो अक्षरों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास है उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो उस रुकावट को उत्पन्न करने के कारण एक तीसरा नाम और दे दिया गया श्वास के अवरोध के आधार पर। अब ये अवरोध किसकी वजह से होता है? जीवा की वजह से, और मुख के जो अन्य अवयव हैं, मुख विवर के जितने भी अन्य अवयव हैं, उनके आधार पर जब ये अवरोध उत्पन्न होता है तब इसके भी 8 भेद अलग अलग किए गए। या बिंदु से हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्शी है, स्पर्श संघर्षी है, उत्क्षिप्त है और पार्श्विक है, लुंठित है। ये जितने भी हैं इनके भी 8 भेद हैं जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये सारणी आनी चाहिए। इस सारणी से ही हम लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, किस किस के हैं।
और मैंने एक चित्र के माध्यम से भी आपको बताया था कि कौन सा स्थान कहाँ पर है मुख विवर में। और आज हम लोग ईश्वर यंत्र के घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और श्वास के अवरोध के आधार पर जो वेद बताए गए हैं उनके आधार पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जिसका अध्ययन करने वाले हैं वह ईश्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर जो वेद हैं। लेकिन ये सारणी इसलिए बनना ज़रूरी ताकि आपको पता रहे कि हम लोग किस क्रम से पढ़ रहे हैं। पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है, पढ़ने का भी एक क्रम होता है। जिस तरीके से चीज़ें बनी हैं उसी तरीके से यदि हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन हमारे लिए सरल हो जाता है। सबसे पहले हम लोग नंबर एक लगाएंगे अघोष। अघोष को पढ़ना, अघोष को पढ़ने के लिए क्या होगा? अघोष का मतलब हो गया 1 और 2। इसका मतलब हो गया, सबसे पहले तो हम सूत्र के माध्यम से ही इसको समझ लेते हैं। अब 1 और 2 कहने का मतलब आप जानते हैं, क्योंकि मैंने वर्णों का जब अध्ययन आपको करवाया था तो उस अध्ययन में आप लोगों ने देखा होगा कि क, ख, ग, घ, ङ। उसमें मैंने बताया था क वर्ग का पहला, क वर्ग का दूसरा, क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा, क वर्ग का पांचवा। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए बताई थी, मैंने आपको कहा था ये आगे सब चीज़ें काम आने वाली है। अब जैसे मैंने आपको एक सूत्र लिखा है, ये सूत्र है, इसका सूत्र क्या हो गया? अघोष का पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा होने का मतलब क्या हो गया? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसलिए इसे कहते हैं 12। अघोष में कौन आएगा? 12 आएगा। कैसे आएगा? अब हम लोग देख सकते हैं क वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा? क और ख हो जाएगा। क के बाद वर्ग कौन सा आता है? च आता है, तो पहला और दूसरा कौन हो जाएगा? च, छ हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? ट, क, छ, ट। ट में कौन आ जाएगा? ट और ठ आ जाएगा। फिर कौन आएगा? त वर्ग आएगा, त और थ आ जाएगा। फिर प और फ आ जाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे अघोष में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जब उच्चारण होता है तब इसमें गूंज उत्पन्न नहीं होती। क, ख, ग, घ, ग, घ कहेंगे तो गूंज होती है, ग, घ, ग, घ, ग, घ, इस प्रकार से गूंज उत्पन्न होती है। तो गूंज, कंपन होना, वहाँ कंपन हो रही है, पीछे वाले तीनों में कंपन हो रही है, लेकिन क, ख में कंपन नहीं हो रही है। जब कंपन नहीं होती, आप अगर इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपको उस कंपन की स्थिति पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे के सारे मिलाकर कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद और कौन है जो अघोष में आते हैं? जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, उन ऊष्म व्यंजनों में से ह को छोड़कर, क्योंकि ह बोलते हैं तो गूंज उत्पन्न होती है, तो ह को छोड़कर जितने भी स हैं वो सारे के सारे स किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं अघोष वर्णों की संख्या, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप लोग देखेंगे इन दोनों को मिलाकर अघोष की संख्या 13 है। ये जो 12 लिखा हुआ है ये सूत्र है इसको समझने के लिए कि पहला और दूसरा आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इन 3 को और जोड़ना होता है। तो ये चीज़ हो गई अघोष के संबंध में। अब हम लोग घोष के बारे में चलते हैं, बहुत आसान है। नंबर 2। अब आप कहेंगे आसान किस प्रकार से है? एक चीज़ आने के बाद दूसरी चीज़ स्वतः ही आ जाती है। ये चीज़ आ गई, इसमें सूत्र आपको पता है 1 और 2 है, तो बचा कौन है? तो आप कहेंगे इसका सूत्र 3, 4 और 5, 345 इसका सूत्र है। इस सूत्र से ही आप काफ़ी चीज़ें सीख और समझ सकते हैं। अब यहाँ तीसरा, चौथा और 5वां कुल मिला के कितने हो जाएंगे? उनकी संख्या
भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ 13 हो चुके हैं, शेष जो बच्चे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क ख ग घ अंग। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये सूत्र ध्यान में आएगा तो लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सूत्र भूल जाएंगे तो समझ लीजिए सब चीज़ें भूलने की स्थिति में हम लोग हैं। ग घ अंग, च के बाद च छ, ज झ ञ। अगर आप इत्मीनान से उनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण शुद्ध रूप से आपसे होगा, अन्यथा शुद्ध उच्चारण आपका नहीं होगा। हमें इनके उच्चारण करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। अगर आप ये चाहते हैं कि अघोष और घोष के बारे में हम लोग सही में जानकारी प्राप्त करें तो आप इनका उच्चारण इत्मीनान से कीजिए। क ख ग घ अंग, स्वतः ही गूंज उत्पन्न हो गई। च छ ज झ ञ, गूंज आ रही है। अब ट ठ की बात करते हैं। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसका सूत्र, और ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15, ये जो 15 हैं सारे के सारे किस में आ रहे हैं? इसी में आ रहे हैं। अब ये तो हो गई इन वर्गों की बात हो गई, तो ये वर्ग जितने भी थे वो 15 के 15 वर्ग आ गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जो भी चीज़ आपको लिखाई जा रही है वह नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिखाई जा रही है। यदि आप नोट्स के आधार पर नोट के हिसाब से पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सरल हो जाएगी। अब यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई, जो जितने भी वर्ग थे वो वर्ग सारे आ गए, इनकी संख्या 15 हो गई। अब इसमें कौन नहीं आया? तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन इसमें नहीं आया। य, र, ल और व, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे, जिनकी संख्या है 4। सिस्टम से चलेंगे, जल्दी समझ में आएगी। सिस्टम कैसा बना हुआ है? सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद किसकी बात करते हैं? अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। पहले मैंने किसके बारे में बताया? वर्ग के बारे में बताया। उसके बाद किसके बारे में बताया? अंतस्थ व्यंजन इसमें था नहीं तो मैंने ऊष्म व्यंजन की बात कर दी। अब यहाँ पर आते हैं तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो आप लोग कहेंगे इसकी संख्या 1 है। तो आप ये देख सकते हैं अघोष में सारे व्यंजनों की बात आ गई। घोष और अघोष दोनों को मिलाएं तो सारे व्यंजन आ गए। अब आप सोचते हैं स्वर कहाँ चले गए? तो आप लोगों को ये भी अभी पता चल जाएगा कि जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, ये विशेष तौर से लिख रहा हूँ, सभी स्वर घोष में आते हैं। ये विशेष बात है, सभी स्वर घोष में आते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग ये ध्यान कर लीजिए। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तब आप कहेंगे स्वरों की संख्या हो गई 11। अब आप लोग इनका पूरा का पूरा टोटल कर सकते हैं। 5 4 9 10 और 11, 1 2 और 3, कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? इनकी संख्या कुल मिला के हो गई 31। और अब एक चीज़ और भी समझ सकते हैं, समझने के बहुत तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके जो आपको कभी भी ये चीज़ें भुलाएंगे नहीं। सबसे पहले अघोष की बात करते हैं। 1 और 2 आ गया। सिस्टम से क्रम से चीज़ समझेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर अपनी मर्जी से सीखने का प्रयास करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप उनमें भूल करके ही रहेंगे।
पहले 1 और 2 से शुरुआत की थी, अघोष से। अब यहाँ चलते हैं क ख, ये सब चीज़ें हो गई, ये क वर्ग हो गया, ये ऊष्म हो गया, इनको भी इसी क्रम से समझा। इनके अनुसार समझने से अघोष घोष सारी चीज़ क्लियर हो गई। इनकी जो संख्या है वो है 44। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे इसी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए ताकि स्वर यंत्री में श्वास के कंपन नाद के आधार पर हम व्यंजनों को, स्वरों को आसानी से समझ सकेंगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका भी समाधान आपका करवाया जाएगा। चलिए अब हम लोग श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। नंबर 2 पर है श्वास की जो मात्रा है, उस श्वास की मात्रा के आधार पर उसमें नंबर 1 सबसे पहले हम लोग लेते हैं अल्प प्राण। किसको लेते हैं? अल्प प्राण। इसका भी सूत्र बनाया हुआ है। इसका सूत्र क्या है? सबसे पहले सूत्र ये याद होते ही आधी चीज क्लियर हो गई। 135 क्या है? 135 यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब कौन कौन से हैं ये तो आपको पता ही है, फिर भी नंबर 1 पहला है क, ग और पांचवा अंग। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग हो गया, ज, य, उसके बाद क, च, ट वर्ग की बात आती है तो यहाँ ट वर्ग, ड और ण। त वर्ग की बात प वर्ग की बात प, ब और म। यहाँ ध्यान करना है पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इनकी संख्या कितनी हो गई आप लोग देखेंगे। इनकी जो संख्या है 3 के हिसाब से 15, ये वर्ग है, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं तो क्या किस प्रकार से आते हैं? तो ये कहता है कि अल्प प्राण में जब हम किसी व्यंजन का, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण के बाद ह की ध्वनि जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में ह की ध्वनि महसूस होती है की ध्वनि का आभास हम लोगों को होता है। इसलिए ये अल्प प्राण है जिसमें ह की ध्वनि का आभास नहीं होता।
महाप्राण है उसमें है की ध्वनि का आभास होता है। अब ऊष्म की बात करते हैं तो ऊष्म इसके अंतर्गत नहीं आता। तो बचा कौन है? अंतस्थ की बात कर लेते हैं। तो अंतस्थ आएगा य र ल व। य र ल व आ गया, वर्ग सारे आ गए, अंतस्थ आ गया, ऊष्म इसमें नहीं आएगा। तो बचा कौन? सभी स्वर, सभी स्वर अ आ इ ई, इसमें ह की ध्वनि अंत में महसूस नहीं होती। तो अब इनकी यदि संख्या देखी जाए तो ये 15 तो हो ही गई, इसके बाद इनकी संख्या हो गई 4 और इनकी संख्या हो गई 11। तो कुल मिला के इन सब की संख्या अगर मिलाएं तो 15 4 19, 20 और 30। यहाँ इनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। अल्प प्राण की जो संख्या है वह 30 है। सूत्र ये रहा, ये सूत्र ध्यान में आएगा तो लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण के अंतर्गत कौन आएगा? महाप्राण के अंतर्गत आएगा, इसका जो सूत्र आएगा वह आएगा। इसमें बचा कौन? दूसरा और चौथा। तो इसका जो सूत्र बनता है वह बनता है 24। क्या बनता है? इसका सूत्र जो बनता है वह बनता है 24। अब 24 की बात करना हमारे लिए उतना ही सरल है जितना हम लोगों ने अल्प प्राण की बात करी थी। 24 का मतलब दूसरा, क के बाद कौन? ख। हम उच्चारण करते हैं ख, तो ख के साथ ह की ध्वनि हमें महसूस होती है आएगा नहीं लेकिन उसकी ध्वनि महसूस होगी, इसलिए ये महाप्राण है। दूसरा हम लोग ये भी देख सकते हैं, ख हो गया, घ, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। च के बाद किसकी बात होती है? छ, झ, उसके बाद ठ, ढ, क उसमें, ख उसमें। तो इस प्रकार से दूसरा और चौथा, त का आ गया, त की बात करते हैं तो थ, ध, प की बात करते हैं फ, भ। तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या मैं समझता हूँ कि 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। इनकी संख्या कुल मिला के हो गई है 10। तो ये कौन थे? वर्ग की बात हो गई, इनकी संख्या हो गई 10। अब इसमें आया कौन नहीं? अल्प प्राण में आया कौन नहीं? उसको ढूंढिए, उसको ढूंढते ही सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अंतस्थ व्यंजन के बाद जो ऊष्म व्यंजन है वो एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। तो श, 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 ह, एक भी नहीं आया, इसलिए इसमें आ जाएगा। कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। तो यहाँ इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इनकी संख्या हो गई 14 है। तो अब इनको पूरा मिलाया जाए, तो इनको जब पूरा मिलाएंगे तो आप लोग कह देंगे 30 और 14 हो गए 44। तो अल्प प्राण और महाप्राण इनकी संख्या भी आपके सामने रखी हुई है, 44 हो गई। मूल रूप जो स्वरों का, व्यंजनों का है वो दूसरे प्रकार से श्वास की मात्रा के आधार पर भी आपके सामने रखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को यदि हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, जो सिस्टम से चल रहा है, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि किस प्रकार से यदि हिंदी पढ़ना है तो सिस्टम से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ताकि आपके किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी कंपटीशन में। ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं यह सभी प्रकार के कंपटीशन में काम आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीड,
जिसमें भी हैं उन सब में ये चीज़ें, पटवारी वगैरह, इन सब में ये चीज़ें काम आने वाली है। इनके द्वारा जितने भी इसके सहयोगी पार्ट्स हैं वो भी इनको सीखने से वो आसान हो जाएंगे। अब हम अपने अंतिम पार्ट को पढ़ेंगे। वह अंतिम पार्ट अवरोध। किस प्रकार से जिह्वा और अन्य अवयव जो अपने मुख में हैं, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, इनको स्पर्श करने से जो अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को हम लोग, अवरोध से बनने वाले जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को हम लोग पढ़ेंगे। श्वास की मात्रा जो है, श्वास का जो अवरोध है, अवरोध कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्रम से समझेंगे स्पर्शी। स्पर्शी को और किस नाम से देखते हैं? स्पर्शी को और वर्गिज नाम से देखा जाता है। वर्ग से बने हैं इसलिए वर्गिज भी कहते हैं। वर्ग के बाद इसे स्पृष्ट भी कहते हैं। अब परीक्षा में कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न बनने लगे, तो नंबर 1 हो गया, कौन से होंगे वो सब चीज़ें देखेंगे। नंबर 2 स्पर्श संघर्षी। स्पर्श स्पर्श संघर्षी। नंबर 2 पर स्पर्श संघर्षी। नंबर 3 पर केवल संघर्षी। नंबर 4 नासिक्य। हालांकि पूर्व में भी हम लोगों ने इन चीज़ों का जिक्र कर लिया था, लेकिन ये भी इसके अंतर्गत भी आता है। नंबर 5 इसके बाद अर्धस्वर। अर्धस्वर को और क्या कहते हैं? ईश द्विव्रत। और तीसरा इसका नाम एक और हो गया संघर्षहीन। 3 नाम हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 और नंबर 6 लुंठित। लुंठित को और किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित। 7 नंबर पर पार्श्विक। और 8 नंबर पर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ताड़नजात। ताड़नजात के अलावा इसे द्विगुण भी कहते हैं। इसे 2 गुण भी हैं, क्योंकि इनसे कभी भी कोई भी अक्षर का प्रारंभ, किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। तो इस प्रकार से श्वास के अवरोध के आधार पर वर्णों का, व्यंजनों का खास तौर से जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार से है। श्वास के अवरोध के आधार पर जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं। संभवतः सारे सरल हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ताड़नजात किसे कहते हैं? तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दो चीज़ें हैं इसको बताने। सबसे प्रारंभ इससे करने का मेरा मूल उद्देश्य क्या था कि आप लोगों ने ट, ठ, ड, ढ, ण इनको पढ़ा, उसके बाद उसी के आगे ये भी आता है। ये उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? इसे ताड़नजात क्यों कहते हैं? इसे द्विगुण भी क्यों कहते हैं? तो इसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि ताड़नजात क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण होता है तो इनको प्रताड़ित किया जाता है। मोहल्ले में जब कोई कुत्ता आता है तो हम उसे कैसे धुतकारते हैं?
वैसे ही इन व्यंजनों को भी दुत्कारा जाता है। कैसे? इनका उच्चारण करते समय जीभ को पटकना होता है। लढ़ ना, चढ़ ना, पढ़ पढ़ ना, पढ़ना नहीं है। अब गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि आप लोग कई बार शब्द लिखते हैं ढक्कन। ढक्कन शब्द लिख के इसके नीचे गलती से आपके ये बिंदी लग जाती है। ये जो ही लग गई, लगते ही इसका अर्थ बदल गया। अर्थ क्या? मैं तो कहूँगा कि ये शब्द ही गलत हो गया। अब आप कहेंगे शब्द कैसे गलत हो सकता है? तो एक छोटी सी जानकारी और है कि इनसे कभी भी किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता, इनसे कभी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। यह किसी भी शब्द में आएंगे तो मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे, मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे। तो आप लोग ये देख रहे हैं ढक्कन शब्द जो है वह ढक्कन शब्द अब ढक्कन हो गया। ढक्कन ढक्कन, क्यों? जीभ को पटकना होगा। यहाँ अगर हम ये बिंदी लगाएंगे तो प्रारंभ होने वाले किसी भी ढ और ढ के साथ बिंदी नहीं लगानी। बात समझ में आ गई? नुक्ता की जगह काम आने वाली चीज़ें हैं। नीचे कभी भी ये नहीं लगेगी। आप लोग इसको समझ सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको बताया है। ताड़न जात उत्क्षिप्त करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि पहला गुण है। अब गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इनको पटका जाता है। और दूसरा, इनसे कभी भी किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। यदि इनसे प्रारंभ किया हुआ शब्द यदि शब्द शुद्धि के अंतर्गत आ जाए तो सबसे पहले उसे ही गलत करना, पहली चीज़ हो गई। चलिए अब हम पार्श्विक की बात करते हैं। पार्श्विक की बात करने का मतलब क्या हो गया? ल का जब उच्चारण करते हैं, ल का जब उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए ल का उच्चारण स्थान कौन सा है। पिछले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ गोल घूमती है, ऊपर जाती है, और ल का उच्चारण करने पर पीछे से यानी गालों के दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं पार्श्विक। लुंठित, प्रकंपित किसे कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं र को। आप लोग र जो बोलते हैं, र, जीभ में हल्का सा कंपन होना चाहिए। र जैसे गाड़ी चलती है ना र, तो उसी प्रकार से र का उच्चारण भी होना चाहिए। र सीधा उच्चारित नहीं होगा, र हल्का सा उसमें कंपन। जीभ दो बार जहाँ भी स्पर्श करनी है, आपको ध्यान करना है स्पर्श कहाँ होती है, तो हल्का सा उसमें कंपन होगा और कंपन होने के बाद ही उसका उच्चारण होगा। अब हम अर्धस्वर इस द्विव्रत और संघर्षहीन य और वह, मैंने पहले भी आपको बताया था कि य और वह का जब उच्चारण करते हैं, इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। य और वह का जब उच्चारण करते हैं तो मुख विवर की जो चीज़ें हैं, जीवा जो है वह इनके उच्चारण स्थान को केवल स्पर्श करने की स्थिति में होती है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा गया है। नासिके की बात हम लोगों ने कर ली। जितने भी पंचम अक्षर थे, अंग, य, न और म। अब हम संघर्षी की बात करते हैं। संघर्ष संघर्षी कौन कौन है? घर्षण जिसमें होगा, जो संघर्ष करेगा वही संघर्षी होगा। श, ह, और जिसके साथ नुक्ता लगा हुआ विदेशी है। विदेशी के बारे में मैंने अभी आपके साथ कोई भी चर्चा नहीं की है, फिर भी यहाँ पहली बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जिसके साथ नुक्ता लगा हुआ है
वह भी फ। अब इनके उच्चारण स्थान को भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब स्वदेशी विदेशी शब्द आएंगे। तो मूल में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हमारे व्यंजन और स्वरों के अंतर्गत मूल रूप से आते हैं। अब स्पर्श संघर्ष की बात करते हैं। तो स्पर्श संघर्ष की बात करते हैं तो यहाँ च, छ, ज और झ ये स्पर्श संघर्षी हैं। क्यों? स्पर्श व्यंजन तो है ही, लेकिन इनका उच्चारण करते हैं तो संघर्ष यानी घर्षण उत्पन्न होने जैसी स्थिति, च, छ ऐसी घर्षण होने जैसी स्थिति होती है। दोनों ही बातें हो गई, स्पर्शी भी है, स्पर्श करता है, और साथ में घर्षण करने जैसी स्थिति है, हल्की सी गर्म हवा बाहर निकालने जैसी होती है, इसलिए इन्हें संघर्षी यानी स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अब बचा कौन? तो शेष जितने भी बचते हैं क वर्ग, क ख ग लिख देते हैं, क ख ग घ। च आएगा नहीं क्योंकि स्पर्श संघर्ष में आ गया, च नहीं आएगा। तो बचा कौन? क च, फिर वर्ग कौन आ गया? ट, ठ, ड, ढ। क च ट, त, थ, द, ध और प, फ, ब और भ। अब आप इसको किसी भी प्रकार से सीख और समझ सकते हैं। ये श्वास के अवरोध के आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। अब आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आए, मैंने सब चीज़ों के बारे में बताया है। स्पर्श वर्गीज क ख च वर्ग इसमें नहीं आ रहा है, केवल स्पर्शी ये है। स्पर्श संघर्षी इसे कहा गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। च वर्ग स्पर्श संघर्षी, क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन भी है लेकिन ये संघर्ष भी करता है। इसका उच्चारण जब होता है तो घर्षण होता है मुंह से। संघर्षी गर्म हवा बाहर निकालने की वजह से कहते हैं। ये विदेशी भाषा के हैं, नुक्ता लगा हुआ है, गो, ज, फ इस प्रकार से। नासिक्य अंग, य, ण, न, म नाक से भी ध्वनि होती है, अर्धस्वर, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। यदि हमारा कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।